दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तख्ता पलट हुआ और अब एक बार फिर से वहां तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। इस बार ये तख्ता पलट सेना में होने की तैयारी चल रही है। ऐसी खबर है कि जो वहां के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैज़ रहमान हैं, वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में आईएसआई के जो लोग आए हुए थे बांग्लादेश में, उनके साथ फैजल रहमान के जो प्रतिनिधि मंडल है उनकी मुलाकात हुई और उन दोनों के साथ काफी गर्मजोशी के साथ बातचीत जारी रही। इस बातचीत के दौरान इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि सेना में, बांग्लादेश की सेना में जो नरम दिल के हैं या आप कहें उदारपंथी विचारधारा के हैं, वकार उज जमा, उनको तख्ता पलट करके सेना से बाहर करने की तैयारी चल रही है। वकार उज जमा फिलहाल वहां के आर्मी चीफ है, जबकि फैज़ रहमान वहां के क्वार्टर मास्टर है जो बांग्लादेश की सेना में काम कर रहे हैं। और चूंकि वो कट्टर मुस्लिम विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि वकार उज जमा को पद से हटाया जाए और वहां की जो सेना है उसका कंट्रोल वहां के जो कट्टरपंथी सरकार है मोहम्मद यूनिस की, उसके कब्जे में सेना पूरी तरह से आ जाए। इसके लिए आईएसआई के सह पे इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसकी वजह से ही जो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी है डीजीएफआई, उसको भी अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश चल रही है। हाल ही में जब आईएसआई के लोग या अधिकारी पहुंचे हुए थे बांग्लादेश में, तो उन्हें भारत से जुड़े हुए जो सीमा का क्षेत्र है उसका विजिट कराया गया था और इस विजिट के दौरान फैज उर रहमान उस दौरान मौजूद रहे और इस दौरान इस तरह की चिंता भी बढ़ती नजर आई कि क्या आईएसआई और जो वहां बांग्लादेश की जो सेना है वो दोनों मिलकर भारत के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, क्योंकि भारत का जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है वो अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश से टच करता है, उससे मिलता जुलता है और वहां की जो आवाजाही है वो उसकी वजह से बनी हुई है। क्योंकि वकार उज जमा भारत समर्थक माने जाते हैं, यही वजह है कि अभी तक जो सीमा का जो क्षेत्र है भारत और बांग्लादेश के बीच, उसमें शांति की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वकार उज जमा। वकार उज जमा की वजह से ही 5 अगस्त को जब तख्ता पलट हुआ था तो शेख हसीना सुरक्षित विमान से भारत आने में सफल रही थी। अगर वकार उज जमा का उस वक्त दबदबा नहीं रहता या सेना में उनकी दावेदारी नहीं रहती, तो आज के दिन शेख हसीना बांग्लादेश के किसी जेल में बंद होती या भीड़ के द्वारा उनके साथ किसी तरह की अनहोनी हो सकती थी। यही वजह है कि जो नरमपंथी रुख के है वकार उज जमा, उनको पद से हटाकर सेना को कट्टरपंथी सरकार के कब्जे में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके हिसाब से काम किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ रविवार के दिन बांग्लादेश के लिए एक और खतरनाक और दुख भरी खबर सामने आई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर के मुताबिक अब जितने भी देश में विदेशी फंडिंग दी जाती है या तमाम तरह के डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं, ये डेवलपमेंट के काम यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तहत किए जाते हैं, उसको तत्काल रोक देने का आदेश जारी किया है। और इस आदेश की वजह से बांग्लादेश में अगले 90 दिनों तक किसी भी तरह की फंडिंग नहीं होगी अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनाव प्रचार के दौरान जो बांग्लादेश की सरकार है मोहम्मद यूनिस की, उन पर तीखा हमला किया था और कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदू लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ चरमपंथी गुट के लोग विद्रोह कर रहे हैं और उनके साथ जो भेदभाव की भावना पनप रही है वो हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कमला हसन और जो जी बाइडेन थे, जो पहले के राष्ट्रपति थे, उनकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी है। ना ही अमेरिका में हिंदूवादी लोग सुरक्षित है और ना ही दूसरे देशों में। ये साफ रूप से ऐसा लग रहा था कि उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने
ये तय कर लिया था कि अगर वो सरकार में आएंगे तो वो बांग्लादेश के लिए जो जारी होती है फंडिंग उसको रोक देंगे, और यही हुआ है। फिलहाल जो एक आदेश जारी किया गया है उसके तहत बांग्लादेश की फंडिंग रोक दी गई है। कहा जाता है कि मोहम्मद यूनिस 4 महीने पहले जब अमेरिका के एक यूजीएनए की एक बैठक में शामिल हुए थे, उस वक्त जी बाइडेन ने उनको गले लगाया था। क्योंकि यूनिस को डेमोक्रेट समर्थक माना जाता है, यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ हमेशा मुखर रहे हैं और उनके खिलाफ आक्रामक भाषा में ही बात करते रहे हैं। और जब कि अब वो सरकार में आ गए हैं तो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ये एक एक्शन ले लिया है। कहा जा रहा है कि इस एक्शन से बांग्लादेश जो पहले से ही गरीबी, महंगाई और तमाम तरह की आर्थिक हालातों से जूझ रहा है, उसके लिए एक नया संकट खड़ा हो सकता है। वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट है 2024-25 की, उसमें बांग्लादेश की जो जीडीपी है उसको 0.1% घटाकर 5.7% कर दिया गया है, जबकि बांग्लादेश की जो बेरोजगारी दर है वो 10% के करीब पहुंच गई है। ये एक खतरनाक स्थिति है। एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है, फाइनेंशियल रिपोर्ट की, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि जब से शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश से गई है तब से बांग्लादेश में 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इस बेरोजगारी की वजह से वहां पर अराजकता का माहौल है, लोगों के सामने काम का संकट है, उनके सामने आर्थिक जीवन को आगे बढ़ाने का संकट है और तमाम तरह की स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ बांग्लादेश को अपने ही अंदर, घर के अंदर अपने ही अतिवादी तत्वों से जूझना पड़ रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश पर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगा दिया है उससे वहां की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मोहम्मद यूनिस की ये सरकार, जो अंतरिम सरकार है, आगे कैसे काम करेगी, क्योंकि उसका जो नजरिया है या उसकी जो गतिविधियां हैं वो तमाम उन देशों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है जो ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश के साथ बांग्लादेश की करीबी बढ़े। लेकिन आईएसआई का जिस तरह से बांग्लादेश में दखल बढ़ा है उसके बाद ये कहना मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के सुर एक जैसे नजर आ सकते हैं और दोनों देश मिलकर भारत और उससे जो पड़ोसी देश है उनके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2018 से सीधी विमान सेवा बंद है, लेकिन हाल ही में जब बांग्लादेश के हाई कमिश्नर पाकिस्तान पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी विमान सेवा शुरू की जाएगी। इससे शिक्षा, रोजगार और जो व्यापार है उसमें काफी मदद मिलेगी। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। इस रिश्ते की मजबूती का असर दूसरे देशों पे क्या होगा उसे समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता किसी दो धारी तलवार की तरह रहा है। जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से खुद को मुक्त किया है उसके बाद से ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त 2023 को जब से बांग्लादेश में सरकार गिरी है, माफ करेंगे 5 अगस्त 2024 को जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से ही बांग्लादेश में पाकिस्तान की एंट्री, पाकिस्तान के लोगों की एंट्री, आईएसआई की एंट्री एक के बाद एक होती जा रही है। अभी कुछ समय पहले की ही बात है कि पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेश में एंट्री के लिए जो वीजा का सिस्टम था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब आईएसआई के लोग बांग्लादेश में बैठकर तमाम तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। आईएसआई के लोग जब बांग्लादेश जाते हैं तो उन्हें भारत से जुड़ी हुई सीमाओं के साथ घुमाया जा रहा है। इससे ये मतलब साफ हो रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले पिछले कुछ समय से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते काफी खराब हुए हैं।
जिस तरह से वहां बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले हुए, वहां के मंदिरों को तोड़ा गया, वहां के जो आम लोग हैं उसे परेशान किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, और जिस तरह से दोनों देशों के बीच में जो एक वार्ता हो रही थी, उस वार्ता के दौरान जिस तरह की तल्खी देखने को मिली, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान सरीखे हो चुके हैं। और पाकिस्तान के जैसे रिश्ते होने के बीच में अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक दूसरे के साथ करीब आना भारत के लिए चिंता का विषय है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने वो घोषणा कर दी है जिससे बांग्लादेश की स्थिति और भी खराब हो सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में अगर कट्टरपंथी सरकार इसी तरह से काम करती रही तो वहां की जो करोड़ों आबादी आम लोगों की है उनका क्या होगा, उनके रोजगार का क्या होगा, उनकी शिक्षा का क्या होगा, उनके आम जनजीवन का क्या होगा। क्योंकि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी सरकार आई है वो किसी भी तरह से चुनी हुई सरकार नहीं है। वो तख्ता पलट करके शेख हसीना को खदेड़ कर भगाने के बाद हथियार के दम पर सत्ता में आई हुई सरकार है। ऐसी सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं है कि आम लोगों को रोजगार देना है, आम लोगों को सुरक्षा देना है, या आम लोगों को उनके जीवन में बेहतर करना है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस हथियार के दम पे उन्होंने सत्ता हासिल की है उस सत्ता को बरकरार रखना है। तो क्या बांग्लादेश की सरकार जो अंतरिम सरकार है इसी जद्दोजहद में जुड़ी हुई है कि उन्हें अपनी जो सरकार बनी है उसे बचाए रखना है, और इस सरकार को बचाए रखने के लिए क्या जानबूझकर सेना को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि 5 अगस्त को जब तख्ता पलट हुआ उसके बाद भी जो वहां की सेना है वो कट्टरपंथियों के इशारे पे काम नहीं कर रही है, उसका अपना एक स्वतंत्र वजूद है। और इसी बात से जो कट्टरपंथी सरकार चल रही है उनके लोगों को परेशानी हो रही है। इसी वजह से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैज उर रहमान को इस काम में लगाया गया है ताकि सेना पर कब्जा किया जा सके और सेना को अपने पक्ष में मिलाकर उसके हिसाब से देश को संचालित किया जा सके। ऐसे में एक तरफ जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से उनकी जो फंडिंग है वो बंद कर दी गई है, दूसरी तरफ सेना को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच में भारत की स्थिति क्या है, भारत के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि भारत के लिए चुनौती इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते काफी लंबे समय से बिगड़े हुए हैं, उसके इसी बीच में बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते बिगड़ने से ये स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत का रिश्ता काफी दोस्ताना वाला रहा है, दोनों के देशों के बीच व्यापारिक खेल और तमाम तरह के संबंध रहे हैं, दोनों देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों का एक दूसरे के देशों में आना जाना रहा है। लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार वहां से गई है तभी से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और आने वाले दिनों में अगर आईएसआई की इसी तरह से दखल बढ़ती है बांग्लादेश में तो भारत के साथ रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं, और भारत को उन तमाम चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा जो आईएसआई बांग्लादेश के साथ मिलकर बांग्लादेश की धरती से भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ये तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में बांग्लादेशी सरकार के लिए भी काफी कम चुनौती नहीं है। उनकी जो महंगाई से जो बुरी हालत है, पैसे की जो कमी है, विदेशी मुद्रा की जो कमी है, बजटीय घाटा जो बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी का जो हाल है, उससे वहां के आम लोग हो सकता है कि इस अंतरिम सरकार के खिलाफ भी विद्रोह कर दें, क्योंकि शेख हसीना की सरकार इसी विद्रोह की वजह से चली गई क्योंकि वहां के आम लोगों ने उस सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। लेकिन अगर जो कट्टरपंथी सरकार आई है वो भी बांग्लादेश के आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है, महंगाई बेरोजगारी पे लगाम नहीं लगा पाती है, तो संभव है कि वहां एक और आंदोलन हो और ये आंदोलन जो वहां की सत्ताधारी कट्टरपंथी सरकार है उसको भी उखाड़ फेंके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।